हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज जो नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले के 9 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसे भी चेकआउट करो और बाद में ये वीडियो को देखो। तो सबसे पहला एमसीक्यू है। देखो, इसमें मैंने एमसीक्यूज में आंसर्स नहीं डाले हैं, मैंने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ ही इसको एक्सप्लेन भी किया है और साथ में कुछ एडिशनल इन्फो भी दिया है। तो पहले है कि एंटिक है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था आल्डस हक्सली ने। और ये कॉमिकल है, मतलब काफ़ी ह्यूमरस है, मजाकिया है। और ये एक ऐसा कल्चरल एलीट होता है। एलीट मतलब ऐसा एक रिच पर्सन होता है जो सेल्फ ऑब्सॉर्ब्ड होता है। उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, और वो काफ़ी रिच होता है तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वर्ल्ड वॉर 1 से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है या कुछ। वो बस अपनी ही धुन में मस्त है। तो उसकी लाइफ पे ये पूरा स्टोरी बेस्ड है। चार्ल्स लडविग डॉडसन, ये इनका नाम है। लुइस कैरल का ये असली नाम है। तो चार्ल्स लडविग डॉडसन लुइस कैरल के नाम से लिखते थे और वो मैथमेटिशियन थे। जैसे एलिस इन द वंडरलैंड वगैरह बुक्स है ना, वो इन्होंने लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है द इम्प्रेशन ऑफ थियोफेस्टरस सच। ये वर्क किसने लिखा है? ये लिखा है जॉर्ज एलियट ने। तो इसमें सटायरिकल कैरिकेचर्स है। कैरिकेचर्स मतलब मजाक उड़ाना किसी का। सटायर मतलब एकदम सीरियस लैंग्वेज में किसी का मजाक उड़ाना। मतलब वो पढ़ के हमको हंसी तो आती है लेकिन सामने वाला एकदम सीरियस टोन में उस बात को बोलता है। तो जॉर्ज एलियट ने इसको लिखा था। और इसमें 18 फिक्शनल मैन, मतलब जो रियल मैन नहीं थे, 18 ऐसे इमेजिनरी मैन थे, उन्हीं का मजाक उड़ाया है उस प्ले में, उस बुक में। रॉबर्ट लॉवेल एक कन्फेशनल पोएट थे। कन्फेशनल वो होता है, पोएट्स उनको बोलते हैं जो अपने लाइफ की बातें बताते हैं, कि मतलब उनके साथ कुछ भी हो रहा है, अगर उनको सुसाइड करने का भी मन कर रहा है, वो अपने नॉवेल में या पोएम में या प्ले में आपको बताएगा कि कैसे उसको फील हो रहा है, कि अगर वो सुसाइड करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो सिल्वा प्लाथ हो गई, अपनी कमला दास हो गई, ये सब कन्फेशनल पोएट्स थे। वो अपनी रॉ फीलिंग्स को, इमोशंस को वो बताते थे। और ये जो ये था टर्म है, ये एमएल रोजेंथल ने कॉइन किया था। उन्होंने इस टर्म को बनाया था कि कहाँ पे इसका पहला यूज हुआ है। रॉबर्ट लोवेल का जो लाइफ के ऊपर जो बुक हुआ, पब्लिश हुआ था, रॉबर्ट लोवेल्स लाइफ स्टडीज इन द नेशन। इस बुक के बुक को रिव्यू करते वक्त एमएल रोजेंथल ने ये टर्म यूज किया था कि रॉबर्ट लोवेल क्या है, कन्फेशनल पोएट है। फिर द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स, ये लिखा था नथानियल हॉथॉर्न ने, और इसका सबटाइटल है द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स अ रोमांस। काफी बार ऐसा ऑप्शन में पूछते तो द रोमांस है या कुछ और उसमें गॉथिक रोमांस वगैरह ये सब डालते हैं, लेकिन उसका करेक्ट सबटाइटल है अ रोमांस। लेकिन ये एक डार्क रोमांस है, ठीक है। फिर द हाउस ऑफ फिक्शन, ये फ्रेज किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है हेनरी जेम्स के साथ। क्यूईडी, ये नॉवेल किसने लिखा था? ये लिखा था गर्ट्रूड स्टाइन ने, और ये उसका वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क है। मतलब उसका सबसे पहला, या उसके लाइफ के जो राइटिंग करियर के पहले उन्होंने इसको लिखना चालू किया था। 1903 में उन्होंने लिखना चालू किया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1950s में पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है इनकी डेथ के बाद। तो स्टाइन की डेथ के बाद ये वर्क पब्लिश हुआ था। थिंग्स एज दे आर, ऐसे वो पब्लिश हुआ था। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये नॉवेल। और ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है उसमें। इल फेटेड मतलब ऐसा रोमांस जो नॉट इवन रोमांस पर से, बट ऐसी चीज जिसको करने से पहले ही आपको पता है कि इसमें डिस्ट्रक्शन होना है, या ये सही तरीके से कभी एंड हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है, अडेल, वो स्टाइन पे बेस्ड है। वो एक उनके बीच का, और हेलन नाम की एक लड़की होती है, इनके बीच का अफेयर के बारे में वो बताते हैं।
नेक्स्ट है नेमसेक। ये नॉवेल किसने लिखा था? ये लिखा था झुम्पा लाहिरी ने, और ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्कर में। न्यूयॉर्कर एक मैगजीन है और न्यूज़पेपर में भी है, तो उसमें वो पब्लिश हुआ था, और बाद में इसको शॉर्ट स्टोरी एज अ फॉर्म में पब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको पूरा एक फुल लेंथ नॉवेल में लिखा। राइम ऑफ एंशंट मैरिनर में जो 3 गैलेंट होते हैं, मतलब पोयम के बिगिनिंग में 3 लोग होते हैं जो एक शादी में जा रहे होते हैं, और फिर जो सेलर होता है वो बाद में उनको रोकता है और अपनी लाइफ की वो स्टोरी बताता है। और ये पोयम लिखा था एस.टी. कॉलरिज ने। तो वो कहाँ जा रहे थे? वेडिंग में। काफी बार ये सवाल पूछते कि वो कहाँ जा रहे थे, तो वो वेडिंग में जा रहे थे। सिल्विया प्लाथ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वर्जीनिया वुल्फ, इन तीनों ने सुसाइड कमिट किया था। सिल्विया प्लाथ ने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये था, उन्होंने गन शॉट लिया था अपने मुंह में। एंड वर्जीनिया वुल्फ ने ड्राउनिंग था, वो पानी में डूब के उन्होंने सुसाइड कमिट किया। लाइट हाउस लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और इन पार्ट्स का नाम है द विंडो, द पासेस एंड द लाइट हाउस। काफी बार पूछते हैं कि ऑड मैन आउट में आता है खास करके ये, कि ये तीनों देंगे और फिर कुछ चौथा ऐड करेंगे और पूछेंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये लाइन आया है हैमलेट से, और ये बोला था मार्सिलियस ने एक्ट 1 में सीन 4, पेज 67 पे है वो, डिपेंड आप कौन सा वो एडिशन यूज कर रहे हो। जब उसका मार्सिलियस और होरेशियो का डिबेट चल रहा होता है कि हैमलेट को फॉलो करे कि नहीं, क्योंकि हैमलेट को क्या होता है, उसके डैड का भूत दिखाई देता है और वो उस भूत के पीछे पीछे चला जाता है। तो जब वो डिबेट कर रहे होते, वो ये आपस में बात कर रहे होते कि हैमलेट को फॉलो करना चाहिए या नहीं, हैमलेट के पीछे जाना चाहिए या नहीं, तब मार्सिलियस ये लाइन बोलता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। रेप ऑफ द लॉक में उसका जो पोएट है अलेक्जेंडर पोप, वो बेलिंडा, वो जो हीरोइन है उस पोयम की या फिर उस मॉक एपिक के, उसको कंपेयर करते हैं सन के साथ। टेल ऑफ 2 सिटीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप पे बेस्ड है, मतलब जो कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी चल रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू होता है। और जो 2 सिटीज मेंशन्ड है टेल ऑफ 2 सिटीज में, वो है लंदन एंड पेरिस। ये जो 2 सिटीज है वो है लंदन एंड पेरिस। इन द नॉवेल क्राई द पीकॉक, वो जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है माया, वो अपने हस्बैंड गौतम का खून कर देती है, उसको ऊपर से फेंक देती है वो नीचे, और फिर बाद में वो खुद भी सुसाइड कमिट करती है। और ये सब क्यों करती है वो? क्योंकि उसको ऐसा पागलपन का दौरा आता है, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड का खून कर देती है और बाद में खुद भी सुसाइड करती है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये किसने लिखा? ये नॉवेल है और ये लिखा है विलियम गोल्डिंग ने, और इसका इंस्पिरेशन उनको मिला था कोरल आइलैंड से। कोरल आइलैंड एक बुक है R.M. बैलेंटाइन का, और कोरल आइलैंड के जो कैरेक्टर्स थे उनके भी नाम जैक एंड राल्फ है, और विलियम गोल्डिंग के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में भी 2 कैरेक्टर है, उनका भी नाम है जैक और राल्फ। विलियम गोल्डिंग को बुकर प्राइज मिला था राइट्स ऑफ पैसेज के लिए, और ये उनका जर्नी को डिपिक्ट करता है, जो 6 मंथ का उनका जर्नी था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लिया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया जब वो गए थे ब्रिटिश माइग्रेंट्स के साथ, तो फिर उस जर्नी को उन्होंने इस बुक में बताया है राइट्स ऑफ पैसेज में। और वो एज अ कन्वर्टेड मैन ऑफ वॉर गए थे, मतलब वॉर के टाइम का ही है ये, कि वॉर का जो इम्पैक्ट होता है उससे वो होने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, और फिर वो जाके वो उनका जो 6 मंथ्स का जर्नी है वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा, कैसे बिहेव किया, कैसे परसीव किया, वो सब उस बुक में हमें पता चलता है राइट्स ऑफ पैसेज में। रोमियो एंड जूलियट का सबटाइटल है स्टार क्रॉस्ड लवर। स्टार क्रॉस्ड लवर का मतलब ये होता है कि 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनके सितारे ही ऐसे, उनके स्टार्स ही ऐसे कि वो कभी मिल ही नहीं सकते, उनके साथ कुछ गलती हो जाएगा। इसके लिए एक और टर्म है इल फेटेड, कि मतलब, लेकिन इल फेटेड इसके लिए भी यूज करते कि कोई इंसान होता है उसकी किस्मत ही खराब होती है, कि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे उसके साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। लेकिन स्टार क्रॉस्ड लवर पर्टिकुलरली लवर्स के लिए यूज हो जाता है, एक कपल के लिए यूज किया जाता है।
गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा ये लिखा था नसीम इज़िकल ने, और इसमें वो एक विमेन मतलब एक लेडी होती है मिस पुष्पा, उसके लिए पार्टी थ्रो करते हैं जब वो इंडिया से चली जाने वाली होती है तब। अ रूम ऑफ वंस ओन ये ऐसे लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, ये पब्लिश हुआ था 1929 में, और ये उनके लेक्चर्स पे बेस्ड है। 1928 में उन्होंने 2 कॉलेजेस में लेक्चर्स दिया था, न्यूनहाम कॉलेज एंड गिरिटन कॉलेज, यहाँ पे उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, उसके ऊपर बेस्ड है ये, नॉट बेस्ड भी नहीं बोल सकते, उन्हीं लेक्चर्स को बाद में एज ऐसे फॉर्म में पब्लिश किया गया था। और ये दोनों कॉलेजेस है, ये पहले कॉलेजेस है जो विमेन के लिए ओपन हुए थे कैम्ब्रिज में, ठीक है। तो 1928 में उन्होंने लेक्चर्स दिया ये रूम ऑफ वंस ओन, और वही इसी लेक्चर को बाद में ऐसे फॉर्म में पब्लिश किया गया 1929 में। ओल्ड मैन एंड द सी ये एक नोवेला है, ये लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे में। ये कुबा में सेट है और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है सैंटियागो, ये फिश पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन 84 डेज तक उसको फिश मिलती नहीं है, तो उसके वो 84 डेज का स्ट्रगल इस नॉवेल में पता चलता है, ओल्ड मैन एंड द सी। अलेक्जेंडर पोप ने इलियड एंड ओडिसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। थॉमस हार्डी इसमें यकीन करते थे इमैनेंट विल के कॉन्सेप्ट में। इमैनेंट विल वो होता है जिसमें ये होता है कि जो भी हमारी किस्मत होती है ना, वो पहले से डिसाइडेड है, तो इंसान चाहे कुछ भी करे, कि आपका अगर डाउनफॉल लिखा है तो आप अच्छा भी करो फिर भी आपका डाउनफॉल होके ही रहेगा, और आप बुरा भी करो तो भी आपका डाउनफॉल होके ही रहेगा। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है तो आप अच्छा करो, अच्छा ही होगा, बुरा करो फिर भी अच्छा ही होगा। तो जो आपका डिटरमाइंड है ना, जो होने वाला है वो आपके साथ होके ही रहेगा, आपके एक्शंस मैटर नहीं करते उसमें। और ये जो कंसेप्ट है इमैनेंट विल का, ये दोनों के लिए है, मतलब अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं कि अमीरों के लिए वो अलग सिस्टम रहेगा, या अमीर अच्छा करेंगे गलत भी करेंगे तो भी उनके साथ अच्छा ही होगा, या गरीब कुछ गलत भी करेंगे तो भी उनके साथ सही भी करेंगे फिर भी उनके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। जो भी उसकी किस्मत में होना है वो होके ही रहेगा, और इर्रिस्पेक्टिव उस इंसान का स्टैचर क्या है, वो भले ही राजा हो या भिखारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ जो लिखा है वो होने ही वाला है। और ये जो इमैनेंट विल का कॉन्सेप्ट है ना, ये उनका द मेयर ऑफ कास्टब्रिज में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, कि जो उसके लाइफ में होने वाला है माइकल हेंचर्ड में के लाइफ में वो होके ही रहता है। रॉबर्ट हेनरी सन एंड विलियम डनबार, इनको स्कॉटिश चौसेरियन भी बोलते थे, क्योंकि ये चौसर स्कॉटिश पोएट थे, स्कॉटलैंड में रहते थे ये पोएट। 15th और 16th सेंचुरी में वो लिखते थे, और उनको चौसेरियन क्यों बोलते थे, क्योंकि वो जो भी पोएट्री लिख रहे थे ना, वो जॉफ्री चौसर से इंस्पायर होके लिखते थे। जो जॉफ्री चौसर जो स्टैंजा पैटर्न यूज करते थे ना, 7 लाइन राइम रॉयल स्टैंजा, वो भी उसी के इसमें पोएट्री लिखते थे, इसलिए उनको स्कॉटिश चौसेरियन बोलते थे। रूम एट द टॉप ये 1957 में पब्लिश हुआ था, और ये जॉन ब्रेन ने लिखा था, और ये एंग्री यंग मैन नॉवेल है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।